नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल का सबसे पहला प्रश्न है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। काटसा किस देश का कानून है? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का कानून है। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी देश पर सैंक्शंस लगाता है अगर वो उसके किसी विरोधी देश से कोई हथियार या कोई ट्रेड कोई डील करता है। तो बजट 2020-21 में ई कॉमर्स कंपनियों पर कितने प्रतिशत इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया है? तो ये 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया है जो ई कॉमर्स कंपनियों पर विशेषतः लगाया जाएगा। इसकी वजह से गूगल और अमेजन जैसी कंपनियां प्रभावित होंगी। अब हम चलेंगे अपने आज के समाचार पत्र की तरफ। तो हमारा आज का समाचार पत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, 3 NGOs लिंक टू कांग्रेस अंडर होम मिनिस्ट्री स्कैनर। तो कल गृह मंत्रालय ने एक जो है नई समिति का एक नए ग्रुप का गठन किया है जो जांच करेगा जो 3 NGO हैं, आपकी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। कांग्रेस से जुड़ी जो भी 3 NGO हैं उनमें कितनी फॉरेन फंडिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है, इन सब चीज़ों को लेकर जाँच करेगी। अगली जो ट्रंप स्टार्स विड्रॉल ऑफ US फ्रॉम WHO। तो ट्रंप हमेशा आप सुनते ही रहे हैं आए दिन कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की धमकी देते हैं, उसकी सदस्यता त्याग करने की धमकी देते हैं। तो अभी उन्होंने इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। इससे WHO पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ट्रंप जो है USA पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि USA का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर तो खुद ही काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी जो है WHO से बाहर निकलने पर उसकी जो है एक छवि जो है यूनिलैटरलिज्म की तरफ जो छवि दिखेगी वर्ल्ड स्तर पे, जबकि WHO की फंडिंग में काफ़ी नुकसान होगा क्योंकि जो मेजर फंडर है USA जो है वो काफ़ी मात्रा में फंड प्रोवाइड करता है WHO को, जिससे WHO की फंडिंग में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। अगली न्यूज़ है, इंडिया सेज जादव वाज कोएर्स्ड। तो जो इंडियन फॉर्मल नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव हैं जिनको पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी थी, तो उसके बाद इंडिया ने जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अपील करी थी। तो अभी उन्होंने जो है अपनी जो पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट है उसके खिलाफ पाकिस्तान के हाई कोर्ट में कोई अपील नहीं की है। तो ये बता रही है इंडिया कि ये पाकिस्तान के दबाव में वो अपील नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ अनुचित है थोड़ा सा, क्योंकि ये अधिकार जो मानवाधिकारों के खिलाफ है। चाइनीज़ ट्रूप्स मूव आउट ऑफ PP15 एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख। तो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अभी जैसे डिसंगेजमेंट चालू है, तो भारत चीन सीमा वार्ता करके हर जगह से डिसंगेज हो रहे हैं ताकि आई टू आई कॉन्टेक्ट ना हो और फर्दर ऐसी समस्याएं ना उत्पन्न हो। तो जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है वहाँ से चाइनीज़ ट्रूप्स पीछे आ गई हैं, ये बात बताई गई है। अगली जो मास्क पैराटोज क्रिएट एन एपेटाइट फॉर सेफ्टी। तो मदुरई जो तमिलनाडु का एक टाउन है, हिस्टोरिकल टाउन है, यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पे जो पराठे हैं वो मास्क के आकार में बनाए जा रहे हैं ताकि उनको जो भी लोग हैं, जो भी उसके कस्टमर्स हैं उस रेस्टोरेंट के, वो उनको जागरूकता फैलाई जा सके कि मास्क का कितना महत्वपूर्ण रोल है जो है कोविड-19 की महामारी से लड़ने में। अब अगली आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपकी लोकल न्यूज़ है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ आपकी आ जाती है, अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ आपकी है, फोकस ऑन KP केशवा मेनन्स अकाउंट ऑफ मालाबार रिबेलियन। तो मालाबार रिबेलियन आपका 1921 में ये आज़ादी की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान का एक विद्रोह है, जिसमें क्या हुआ था कि मालाबार में रहने वाले जो मुस्लिम किसान मोपला होते हैं इन्होंने विद्रोह किया था। शुरुआत में तो ये जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था, बाद में इसने कम्युनल टर्न ले लिया था, यानी कि हिंदू मुस्लिम हो गया था। तो इसके जो लीडर थे इनकी काफ़ी तारीफ़ की जाती है। तो अभी जो है क्या हुआ है, जिसके लीडर थे इनके इनके जो लीडर थे मालाबार रिबेलियन के, तो इनके बारे में काफ़ी तारीफ़ की जाती है, लेकिन इनके संबंध में अभी थोड़ा सा डिबेट्स भी आए हैं। ये कहा जाता है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया था। तो अभी KP केशव मेनन एक ऐतिहासिक राइटर हैं, इनके जो है लेखों को उजागर किया गया है। तो उसमें देखा गया है कैसे इन्होंने बताया है कि वरियम कुन्नाथ जो थे, जो मालाबार रिबेलियन के हीरो थे, ये तो हालांकि इन्होंने तारीफ़ भी की है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और काफ़ी स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया और खिलाफत आंदोलन में भी जो है इन्होंने अपने आंदोलन को खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बनाया, खिलाफत आंदोलन में इन्होंने शामिल हो गए। लेकिन बता रहे हैं किस तरह एक महिला को जबरन इन्होंने एक हिंदू महिला को मुस्लिम में भी कन्वर्ट कराया था। तो ये चीज़ की आलोचना की है इन्होंने। तो ये बात हमने जाना मालाबार रिबेलियन के बारे में। ये 1921 में हुआ था, कहाँ पर, केरला में। मुपला किसानों से संबंधित था, जो शुरुआत में ब्रिटिश के खिलाफ था, बाद में ये क्या हो गया था, कम्युनल टर्न ले लिया था, हिंदू मुस्लिम इसमें हो गया था। अब हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी, UN मेक्स पब्लिक थर्ड कम्युनिकेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो यूनाइटेड नेशंस ने जम्मू एंड कश्मीर पे अपना तीसरा कम्युनिकेशन इंडिया को सौंपा है। तो पहले 2 बार में अपना 2 संदेश जो है यूनाइटेड नेशंस ने दिया था
जो पहली बार तो 16 अगस्त को दिया था, जिसमें कहा था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली है जम्मू कश्मीर के लोगों की, कि वहाँ पे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है पूरे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया गया था। फिर दूसरी बार 27 फरवरी को एक मैसेज और भेजा यूनाइटेड नेशंस ने, जिसमें कहा कि जो लोग भी सरकार के निर्णय के खिलाफ आ रहे हैं उनके प्रति काफ़ी कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। जो आप देखे रहेंगे, काफ़ी लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, जो बड़े लीडर्स थे, और अभी भी उनमें से कई को जो है हाउस अरेस्ट किया गया है। तो अब तीसरी बार यूनाइटेड नेशंस ने एक मैसेज भेजा है इसमें, जिसमें कहा है कि जो है जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हो रहा है, यानी अत्यधिक बल का प्रयोग हो रहा है और इल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इन सब चीज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को तीसरा मैसेज भेजा है जम्मू कश्मीर के संबंध में, और ये भी कहा है इनका कोई भी रिप्लाई अभी तक इंडिया की तरफ से नहीं आया है। तो ये हमारे एक ह्यूमन राइट्स इमेज की या डेमोक्रेटिक कंट्री के इमेज पे एक जो है चैलेंज हो सकता है, इसको हमें डील करना होगा। ईडी सीजेज नीरव एसेट्स वर्थ 330 करोड़। तो जो नीरव मोदी जो भगोड़ा घोषित हो गए हैं, आर्थिक भगोड़ा घोषित हो चुके हैं, तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 330 करोड़ की और संपत्ति को जब्त कर लिया है। अभी तक 2348 करोड़ की संपत्ति जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको अटैच कर चुकी है, जो ईडी है जब्त कर चुकी है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूएई इन सपोर्ट ऑफ ओपन स्काईज एग्रीमेंट विथ इंडिया। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे कि जो उड्डयन विभाग है विश्व भर का, उसने भारत की नीतियों के खिलाफ थोड़ा सा अपोजिट रुख लिया था। उसने ये कहा कि भारत तो अपना वंदे भारत अभियान के तहत अपनी फ़्लाइट्स हर देश से चला रहा है, लेकिन अन्य देशों के जो कमर्शियल कैरियर्स हैं उनको नहीं अलाउ कर रहा है। तो हम देखेंगे थोड़ा सा क्या पैमाने होते हैं, कैसे फ़्लाइट्स होती हैं। तो भारत जो भी सार्क देश हैं, भारत के सार्क समूह के देश हैं, उन सभी देशों के साथ ओपन स्काईज ट्रीटी है। ओपन स्काई पॉलिसी मतलब क्या हुआ है कि दिन भर में चाहे जितनी उड़ानें आएंगी, चाहे जितनी उड़ानें जाएंगी, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं होगा। तो सार्क देश जो होंगे, यानी जो उसके पड़ोसी देश है भारत के, उनके साथ जो है आपके ओपन स्काईज ट्रीटी है भारत की। और जो भारत से 5000 किलोमीटर की दूरी पर देश हैं, 5000 त्रिज्या की दूरी पर देश हैं, उनके साथ भी ओपन स्काईज ट्रीटी है। लेकिन इसके मध्य में जो देश है, उन देशों से फ़्लाइट आने जाने के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट होना आवश्यक है। तो अभी यूएई ने इसी बात में कहा है, यूएई की दूरी भारत से लगभग 2600 किलोमीटर है, यानी कि इन देशों से ट्रैवल करने के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट की आवश्यकता है। तो अभी जो है जैसे ट्रीटी पूरी मतलब, और जो है ट्रीटी के अंतर्गत जितनी फ़्लाइट्स होती हैं, तो इंडिया को यूएई से करार करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, यूएई ने कहा है कि ओपन स्काई ट्रीटी यूएई के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। इससे जो है दोनों देशों के हित प्रभावित होते हैं, ये बात बताई गई है। अगली जो रेंटल हाउसिंग स्कीम फॉर माइग्रेंट्स क्लियर। तो कल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एक निर्णय लिया गया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत, उसके अंतर्गत 3 लाख अर्बन वर्कर्स को, 3 लाख जो शहर में जाके प्रवासी मजदूर जाके काम कर रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा। अभी तक जो लगभग 1.03 लाख गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए घर वहाँ पे पूर्ण हो चुके हैं शहरों में, तो उन घरों को आवंटन करने के लिए जो है रखा गया था, देने के लिए। लेकिन अभी निर्णय लिया गया है कि उन 1 लाख से ज़्यादा घर जो निर्माण होकर तैयार हो चुके हैं, उनको रेंट पे दे दिया जाएगा, जो प्रवासी मजदूर हैं, कम दामों पर। तो जिससे जो प्रवासी मजदूरों को रहने की समस्या दूसरे राज्यों में ख़त्म हो जाएगी। हालाँकि अभी दाम, ये सारी चीज़ें तय नहीं की गई हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पैनल फॉर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स रिलैक्स डाइवर्सिटी। तो होम मिनिस्ट्री ने एक पैनल गठन किया है, जो भी आपका आपराधिक कानून है उनको रिफॉर्म करने के लिए, यानी उनमें आपराधिक कानून में कैसे उनका पुनरावलोकन किया जाए, यदि कोई कमियां हैं तो उसको सुधार किया जाए, बेहतरी किया जाए। डॉक्टर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में, ये आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर हैं। तो यानी कि डॉक्टर रणवीर सिंह पैनल ने ये क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म के लिए सजेशंस देगा। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सीनियर लॉयर्स और कुछ एकेडमिशियंस ने इस कमेटी को सुझाव दिया है, इन्होंने मतलब पत्र लिखा है, इसमें और लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि जो विचारों का मत हो वो काफ़ी बृहत हो, और लोगों को शामिल करने की बात की है। तो हमने इसमें न्यूज़ में देखा, इस न्यूज़ आर्टिकल में, कि जो है जो डॉक्टर रणवीर सिंह पैनल है, ये क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स को गठन करने के लिए, क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स लाने के लिए गठन किया गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी हो जाती है, एक इंटरव्यू है जो आपके जो है ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट है, उनके द्वारा उनका इंटरव्यू छपा हुआ है।
पॉलिसी मेकर्स मस्ट रियलाइज दैट पेंडेमिक इज स्टिल इन अर्ली स्टेज इन इंडिया। तो इंडिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है, क्या गड़बड़ियाँ है, ये सारी चीज़ें एनालाइज किया गया है इस इंटरव्यू में। इसको शॉर्ट में देखेंगे तो सबसे पहली बात बोली गई है इसमें, इंटरव्यू कर्ता द्वारा पूछा गया है क्या इंडिया में जो डेथ रेट्स हैं वो अंडर रिपोर्ट की जा रही हैं। तो बता रहे हैं बिल्कुल ये सही बात है कि जो इंडिया में डेथ दिखाई जा रही है, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है। तो हाँ, ये तो बात सत्य है कि इंडिया अच्छे से लड़ रहा है कोविड से, लेकिन उसके अलावा भी जो है डेथ्स की काउंटिंग भी नहीं हो रही है। जैसे जितनी भी अदर डेथ्स हो रही हैं, सारी जितनी भी डेथ्स इस दौरान होनी चाहिए, सारी की टेस्टिंग होनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि डेथ्स कोविड-19 की वजह से हुई हैं या फिर नॉन कोविड केसेस की वजह से हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितनी मृत्यु होती हैं, मृत्यु के पश्चात किसी का ही जांच नहीं हो रहा है, बहुत रेयर पेशेंट का ही जांच हो रहा है। इससे अंडर रिपोर्टिंग हो रही है डेथ्स की, ये बात बताई जा रही है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि टेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है, उचित है कि नहीं, इनसे पूछा गया। तो इन्होंने बताया कि भारत लगभग 1 करोड़ टेस्ट कर चुका है अभी तक। वहीं पर यूएसए ने 4 करोड़ और रशिया ने 2 करोड़, जबकि भारतीय जनसंख्या इन दोनों देशों से ही काफ़ी ज़्यादा है और संभावना भी संक्रमण की ज़्यादा है। तो हालांकि ये बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, यूएसए को मानते हैं हमसे क्षमतावान ज़्यादा है, लेकिन रसिया 2 करोड़ से ज़्यादा कर चुका है और हम इतने पीछे क्यों हैं, इस पर एक प्रश्न उठना लाजमी है। तो इसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। फिर इनसे हर्ड इम्यूनिटी का प्रश्न पूछा जाता है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी ये होता है कि जब लगभग आपकी आधी से ज़्यादा जनसंख्या उस किसी वायरस से या किसी बीमारी से प्रभावित हो जाती है, तो उस पूरे भीड़ में एक जो है संक्रमण के प्रति एक इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, जिससे उसका ट्रांसमिशन यानी उसका जो संक्रमण है वो रुक जाता है। तो अपने आप स्वतः जो है एक मतलब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है पूरी भीड़ के बारे में, भीड़ के बीच में। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये बता रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी काफ़ी एक वायबल डिसीजन नहीं होगा। देखिए अपने आप जो है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए वो तो बात दूसरी है, लेकिन अगर कह रहे हैं 1% भी फर्टिलिटी रेट होती है और हम हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार करेंगे तो लगभग मिलियंस एंड करोड़ों लोग जो है मर जाएंगे तब तक इंतजार करते हुए, ये भारी क्षति होगी। तो इसलिए हमें हर्ड इम्यूनिटी का वेट नहीं करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। फिर इनसे पूछा जाता है कि जो भारत ने काफ़ी अच्छे से लॉकडाउन को फॉलो कराया तो उसका क्या लाभ मिला, क्या फ़ायदा हुआ उससे। तो इन्होंने बताया कि लॉकडाउन किसी बीमारी का, किसी संक्रमण का हल नहीं है, हालांकि ये टाइम ज़रूर हमें देता है और भारत ने जाहिर सी बात है इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया है, समय मिला है, भारत ने अपनी कैपेसिटी को डेवलप किया है इस बीच में, ये चीज़ बताई है। और ये बताए हैं कि क्या क्या उपाय हैं इससे लड़ने के लिए, क्या चीज़ें करना चाहिए। तो बता रहे हैं मास्क को वियर करना, मास्क पहनना सबसे मस्ट होना चाहिए और जो भी हॉट स्पॉट्स हैं उनको अच्छे से टेस्टिंग करके उनको जल्दी से कंटेन करना चाहिए और कोई भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए। तो ये तीनों रूल्स को अगर फॉलो किया जाए तो हम कोविड-19 को अच्छे से 1 साल के भीतर काफ़ी काबू में ला लेंगे, तब तक वैक्सीन भी तैयार हो जाएंगी। ये बात बताई गई इस इंटरव्यू में। अगली न्यूज़ है सिलेबस रिडक्शन ओनली अ वन टाइम मेजर सीबीएसई। तो सीबीएसई ने जो अभी 30% लगभग 9 से 11 तक के बच्चों का 30% सिलेबस कम किया है, 9 से 12 तक के बच्चों का। तो इसमें कहा सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन दिया है केवल ये एक बार की प्रक्रिया है, क्योंकि इस बार का जो सत्र है वो छोटा हो चुका है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ बच्चों का, तो इसलिए केवल एक बार के ही जो है ये रिडक्शन हुआ है, ये हमेशा के लिए नहीं रिड्यूस हुआ है, फिर आगे से वो शुरू कर दिया जाएगा। ढाका डाइवर्जेस फ्रॉम इंडिया एंड रोहिंग्या इशूज़। तो बांग्लादेश ने इंडिया के पॉइंट को थोड़ा सा ट्वीक किया है, घुमा फिरा के पेश किया है। तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो है रोहिंग्या मुद्दे पर बात की, अपना पक्ष दिया है कि रोहिंग्या मुद्दे को काफ़ी इंडिया गंभीर से समझता है और इस पर जल्दी ही कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है, शीघ्रता की आवश्यकता है। तो रोहिंग्या कौन है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ये म्यांमार का एक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, जो काफ़ी जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुआ है और उसके बाद लगभग 2018 में 19 में 2017-18 में ये 7 लाख से ज़्यादा अधिक संख्या में रोहिंग्या जो मुस्लिम थे वो म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों में पलायन कर चुके हैं और अभी काफ़ी गंभीर स्थिति में है। ये अभी तक का सबसे बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन माना जाता है इतिहास में। तो ये बताया जा रहा है कि अभी रोहिंग्या पे इंडिया का क्या इशू है। इंडिया म्यांमार को में वापस इनको रिपैट्रिएट करने की बात कर रहा है, तो ये ढाका का वर्जन है। लेकिन इंडिया ने कहा है कि इंडिया इस क्राइसिस को गंभीरता से समझता है। तो ढाका ने इस इनके जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके पत्र में अब एक नोट लिखते हुए अपना भी पक्ष पेश किया है कि इंडिया भी इसको सपोर्ट करता है। हालांकि इंडिया म्यांमार पर कोई प्रेशराइज नहीं करना चाहता है, ना कोई प्रेशर बनना चाहता है, बल्कि ये ज़रूर कह रहा है कि ये मुद्दा गंभीर है, इस पर कोई ज़रूर निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो इसका हल क्या होना चाहिए? म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया तीनों मिलकर जिस क्षेत्रीय समस्या को हल तक पहुँचा सकते हैं, जैसे कि इंडिया को ह्यूमैनिटरी हेल्प कर दे, बांग्लादेश में रिपैट्रिएट करे, या फिर बांग्लादेशी को जो भी रोहिंग्याज हैं सबको म्यांमार में वापस भेज दिया जाए। तो ऐसे हल की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है नेवी कंक्लूड समुद्र सेतु। तो जो हमारी
जल सेना है उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसके अंतर्गत आप इसके 4 जो है जलपोत, आईएनएस जलस्व, आईएनएस ऐरावत, आईएनएस शार्दुल और आईएनएस मगर, तो ये सारे जलपोत जो है मिलकर लगभग 55 दिनों तक काम की और 3,992 इंडियंस जो भी विदेशों में अटके हुए थे उनको वापस भारत में लाया, सुरक्षित लाया। तो ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु जो अभी हाल ही में संपन्न हो चुका है। तो ये इसलिए इस न्यूज़ थी। अब हम अंतर्राष्ट्रीय जगत से न्यूज़ देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत की न्यूज़ है, चाइना डिफेंस डब्ल्यूएचओ लैसेज आउट एट यूएस मूव टू विड्रॉ। तो जैसे कि अभी यूएस ने कहा डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल डब्ल्यूएचओ की सदस्यता से बाहर निकलने का निर्णय कर लिया है, तो चाइना ने डब्ल्यूएचओ को पक्ष लिया है और यूएसए को ब्लेम किया है कि ये जो है वैश्विक हितों के खिलाफ कार्य करता है हमेशा। अगली न्यूज़ है, ट्रम्प इज अ चाइल्ड इन एन एडल्ट बॉडी नीड्स। तो ट्रम्प की जो भतीजी हैं उन्होंने जो है, जो मैरी ट्रम्प नाम है उनका, उन्होंने एक ट्रम्प की लाइफ पे एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने ट्रम्प को क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो है उम्र से तो बड़े हो गए लेकिन मन से अभी भी छोटे बच्चों की जैसे है, बिना तार्किक निर्णय लेते हैं। फेसबुक इज़ फेलिंग टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स रिपोर्ट। तो फेसबुक जो है ये बताया जा रहा है कि ये सामान्य अधिकारों को सामान्य अधिकारों को रक्षा करने में अक्षम है, ये रिपोर्ट में बताया गया है। ये रिपोर्ट किस पे आधारित है? एक जो है ट्रम्प ने एक फेसबुक वो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने हिंसक या भड़काऊ मैसेज लिखे थे जिसको फेसबुक ने कोई उससे रिएक्शन नहीं लिया था। तो ये बताया गया था कि पॉलिटिकल बायसनेस होने की वजह से या फिर पॉलिटिकल झगड़े में ना पड़ने की वजह से फेसबुक न्यूट्रल रहा है इसने, जो कि ये इसके एथिक्स के खिलाफ है, ये बात बताई गई है। अगली न्यूज़, इंडियन ट्रॉलर्स और बैग से श्रीलंकाज फिशरमैन। तो इंडिया और श्रीलंका आप जान रहे होंगे कि जल भाग से, जल क्षेत्र से बटे हुए हैं। तो जो तमिलनाडु के भारतीय मछुआरे हैं वो जाते हैं तो मछली मारने जाते हैं, और उधर से जो श्रीलंकन मछुआरे हैं तो उधर से वो भी मछली मारने आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे की सीमा को लांघ जाते हैं। तो अभी जो है जो श्रीलंकन मछुआरे हैं उनके द्वारा जो है फिर से रिपोर्ट किया गया है, बोला गया है कि भारतीय मछुआरे हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं और वो बड़े बड़े ट्रॉलर लेके आते हैं। ट्रॉलर क्या होते हैं? एक बड़ी मछली मारने की मशीन होती है जो ज़मीन से लेके नीचे चलती है और इससे काफ़ी जो समुद्री पर्यावरण को नुकसान होता है। जैसे कि आप समझिए इस तरह कि ट्रॉलर मतलब पूरा जितने भी जीव जंतु सबको पकड़ लेगी और उसके बाद क्या होगा, जो भी निकलेंगे आवश्यक मछलियाँ तो निकाल देंगे लेकिन बाकी सब भी उसके साथ बाकी सब भी जीव जंतु मर जाते हैं। तो जो आपका समुद्री इकोसिस्टम होता है काफ़ी उससे प्रभावित होता है। तो ट्रॉलर जो है श्रीलंकन फिशरमैन्स के लिए बैन है कि ट्रॉलर का प्रयोग जो है अनाधिकृत है। और अब ट्रॉलर से और क्या होता है, जो ट्रॉलर से होता है जो महंगे महंगे जाल होते हैं। तो ये बता रहे हैं जो श्रीलंकन फिशरमैन है कि इंडियन ट्रॉलर्स की वजह से हमारे महंगे जाल भी ख़राब हो जा रहे हैं जिससे लाखों का नुकसान हो रहा है। और इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में जो इस समुद्री मछुआरे हैं इनका मुद्दा काफ़ी विशेष महत्व रखता है। इस पर काफ़ी बार वार्ता भी हुई है, आए दिन जो है इस पर विवाद होता रहता है। तो अभी इसका आरोप जो है श्रीलंकाई मछुआरों ने इस पर आरोप लगाया इंडियन मछुआरों पे कि हमारे क्षेत्र में आके ट्रॉलर्स का प्रयोग कर रहे हैं, इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे। और ये भी बता रहे हैं कि जो श्रीलंकन पुलिस है वो भी, श्रीलंकन नेवी भी उनको अरेस्ट नहीं कर रही है कोविड-19 के संक्रमण के डर से। तो ये बात बताई गई भारत श्रीलंका के संबंध में। अगली न्यूज़ है, इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज टम्बल 95% इन जून ऑन प्रॉफिट बुकिंग AMFI। तो जो म्यूचुअल फंड्स में शेयरों में, म्यूचुअल फंड के शेयर में इन्वेस्टमेंट हुई लगभग उसमें 95% की गिरावट देखी गई जून में। तो ये बात बताई जा रही है। इन्वेस्टमेंट में वैसे ही कमी आई है, आप उसमें जानते हैं कारण क्या है। तो अभी 95% से ज़्यादा तक गिरावट आई है म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में। अमेजन बूस्ट इंडियाज़ यूनिट विथ $308 मिलियन इन्फ्यूज़न। तो जो अमेजन कंपनी है ये $308 मिलियन का और इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया में, ये बात बताई गई इस न्यूज में। इंश्योरेंस गेट IRDAI नोट टू एक्सटेंड लोन मोरेटोरियम। तो जो इंश्योरेंस हैं यानी जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने उनको अनुमति दी है कि जो भी इंश्योरेंस की किस्त हैं उनको और भी समय दे दिया जाए पेमेंट करने के लिए, ये बात बताई गई है। गवर्नमेंट टू इन्फ्यूज़ 12,450 करोड़ इन 3 स्टेट इंश्योरेंस। तो कल कैबिनेट के निर्णय में जो है गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि जो 3 स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इन तीनों में 12,450 करोड़ का और निवेश किया जाएगा जिससे इनको मजबूती मिले और इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हो सके। अगली न्यूज़, स्टेट बारोइंग सेट टू राइज 53% इन फर्स्ट हाफ केयर रेटिंग। तो जो केयर एक रेटिंग एजेंसी है उसने बताया है कि राज्यों को जो कर्ज है उसमें लगभग 53% से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वो इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 माहों में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इससे रिलेटेड। अब एक हम जो है एस्ट्रोनॉमी सेक्टर से न्यूज़ देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ 40-year-old पजल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ लिथियम्स इन स्टार्स इज सॉल्व्ड।
तो लिथियम जो है, जो तारे होते हैं उसमें लिथियम और हीलियम भी पाए जाते हैं। ये चीज़ आप इसमें प्रमुख तत्व हैं। तो ये बताया गया है, उसमें क्या है उसके संबंध में एक रहस्य जो सॉल्व किया गया है कि रिसर्च द्वारा क्लेम किया गया है। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि तारों में लिथियम कम पाए जाते हैं बजाय कि जो उनसे निकले हुए ग्रह हैं। तो ग्रहों में लिथियम ज़्यादा पाए जाते हैं और तारों में लिथियम कम पाए जाते हैं। लेकिन अभी एक स्टडी की गई जिससे पता लगा उसमें कि तारों में कोई कोई ऐसे तारे हैं लगभग जिसमें लिथियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई। तो क्यों ये चीज़ बताया गया? ये बताया गया कि जिन तारों में लिथियम की मात्रा ज़्यादा पाई गई, कि सामान्य अवस्था में लिथियम की मात्रा काफ़ी कम होती, ग्रहों से कम होती, जैसे कि सूर्य, और अगर हम पृथ्वी की तुलना करेंगे तो लगभग सूर्य में जितना लिथियम है उसका 100 गुना पृथ्वी में लिथियम है, यानी कि पृथ्वी में सूर्य का 100 गुना ज़्यादा लिथियम है। सामान्यतः क्या होता है कि तारों में लिथियम की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन कुछ तारों में पाया गया है कि लिथियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ये क्यों होती है? तो अभी तक माना जाता था प्लैनेट इंगल्फमेंट थ्योरी, यानी कि क्योंकि जो तारे थे ये जो इनका डेवलपमेंट का स्टेज होता है, बाद में जाके ये प्लैनेट जो भी ग्रह है उस तारों में जाके शामिल हो जाते हैं। इसलिए जो प्लैनेट का लिथियम होता है उन प्लैनेट की लिथियम की मात्रा की वजह से तारों का लिथियम भी बढ़ जाता है। लेकिन जो अभी स्टडी की गई इसमें बताया गया कि ये नहीं, ऐसा सत्य नहीं है। ये इसका नया तर्क बता रहे हैं ये चीज़, क्योंकि ये ऐसा होता है किस लिए, क्योंकि जो तारों का डेवलपमेंट स्टेज होता है तो जो रेड जायंट स्टेज में तो जो है लिथियम की मात्रा कम होती है, लेकिन जो रेड क्लम्प स्टेज होता है जो और डेवलपमेंट का स्टेज है तारों के, जो तारे और ज़्यादा दिन के हो जाते हैं वो रेड क्लम्प स्टेज पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर हीलियम फ्लैश होता है। तो हीलियम का मतलब हीलियम जलता है, तो हीलियम के फ्लैश होने से लिथियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे लगभग 250 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाती है जो पहले मात्रा थी, ये चीज़ बताई गई है, और हीलियम की मात्रा कम हो जाती है। तो ये तारों में लिथियम की अवेलेबिलिटी से संबंधित एक रिसर्च बताया गया है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। अपराध कानूनों पर पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पैनल का गठन किया है? उषा थोराट पैनल, रणवीर सिंह पैनल, अरविंद सुब्रमण्यम पैनल, जालान पैनल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सदस्यता त्याग करने का निर्णय लिया है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में जलसेना द्वारा संपन्न ऑपरेशन समुद्र सेतु में कौन से जलपोत शामिल थे? INS जलश्व, INS शार्दुल, INS एरावत, INS मगर। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 व 4 उपर्युक्त सभी। इनका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।